हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एटम। एटम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें एटम के अंदर दो पार्टिकल की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। थर्ड पार्टिकल आज तो हम जानते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं था। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके जेम्स चैडविक ने कोशिश की टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट चार्ज ऑन एन एटम। एटम के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज क्या था। उसने एक न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस पर उसने ये कोशिश की। तो ये इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज present on nucleus is called atomic number। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर था उसको एटॉमिक नंबर कहा गया। अब पॉजिटिव चार्ज वन पॉजिटिव चार्ज वन प्रोटॉन के इक्वल होता है। तुम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कोई एटॉमिक नंबर कहा गया। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वही एटॉमिक नंबर कहलाए। लेकिन जब एटॉमिक नंबर का जो टोटल चार्ज जोड़ा गया तो वो टोटल मास देखा गया उसके ऊपर, एटम के ऊपर। तो जो प्रोटॉन का मास जोड़ा गया, प्रोटॉन के मास, टोटल मास प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन जब टोटल जोड़ा गया और एटम का मास देखा तो डिफरेंट मिला। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो मास होता ही नहीं है। उस समय यह माना गया कि भी सारा का सारा मास जो भी है ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक नंबर तो पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए प्रोटॉन्स के मास को जोड़ा गया। तो जो मास आया वो एटम के मास से डिफरेंट था। इसका मतलब एटम के अंदर कोई ना कोई और पार्टिकल है न्यूक्लियस में जिसके बारे में अभी पता नहीं चला था। तो इसके लिए फिर प्रयास किए गए। फॉर एनी एलिमेंट द मास वाज फाउंड टू बी मच लेस देन द एक्चुअल मास ऑफ द एटम। ईच प्रोटॉन हैज वन यूनिट मास on atomic mass scale. The mass of atom was calculated from the number of protons present in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से मास कैलकुलेट किया गया। ये देखा गया कि वही एटॉमिक मास स्केल पर जो प्रोटॉन का मास 1 यूनिट
मास माना गया, जोड़ दिया गया सभी का। लेकिन जो मास मिला प्रोटॉन का टोटल, वो एटम के मास से लेस था, कम था। अब इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ना कुछ मास और है, और ऑलमोस्ट हाफ मिलता था, लगभग आधा। एग्जैक्ट आप तो नहीं कह सकते, लेकिन नियर अबाउट हाफ था। जो लेस मिलता था वो नियरली हाफ मिला उससे। तो ये पता चला कि भाई कोई ना कोई एटम के अंदर पार्टिकल और है जिसका मास है। तो चैडविक ने 1932 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और यह बताया कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक और पार्टिकल है विच इज न्यूट्रल। ए न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन और एच एटम। मतलब एक ऐसा एक और पार्टिकल है एटम के अंदर जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, या कह सकते हो हाइड्रोजन एटम के बराबर है। एक और पार्टिकल है एटम के अंदर, उसको न्यूट्रल होने के कारण न्यूट्रॉन कहा गया। उस पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन, क्योंकि वो न्यूट्रल था। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ये ध्यान रखें, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की हुई, उसके बाद न्यूट्रॉन की हुई। इस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 0 चार्ज, नो चार्ज। मास देखें, 10⁻³ किलोग्राम, 1.6 10⁻24 किलोग्राम और 1.6 10⁻24 किलोग्राम नियर। ये था मास 27 किलोग्राम, 24 तो ग्राम में, सॉरी 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम, 24 ग्राम में आएगा। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल मिले एटम के अंदर, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 0 चार्ज। ये बेसिक पार्टिकल हो गए। लेकिन हम थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां बताई थी कि भाई थॉमसन के मॉडल की कमियां क्या थी कि रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, थॉमसन उसके अकॉर्डिंग फेल हो गया था, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सका था जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया 1911 में। उसने एक बिल्कुल थिन फॉइल ली, थिन फॉइल, ऐसे पतली पन्नी ली, गोल्ड की, मतलब हैवी मेटल की ली, जैसे बेरिलियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ऐसे कोई थिक 100 mm थिक, लगभग 100 mm थिक, मोटी।
एक गोल्ड फॉइल ली उसने इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स की ऐसे लेड के ब्लॉक में, ये लेड ब्लॉक, रेडियम रखा, रेडियम एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है, यहां से रेडिएशन निकलते हैं, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले, बिल्कुल थिन, उसमें से बहुत, और इन अल्फा पार्टिकल्स को आगे ऑब्जर्व किया उसने एक सर्कुलर ये जिंक सल्फाइड की कोट के ऊपर, जिंक सल्फाइड की कोट, यहां ऑब्जर्वेशन किया उसने कि वे अल्फा पार्टिकल्स कहां गए, कैसे गए. He observed that mostly alpha particles went straight, सीधे निकल गए, लगभग अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए. अब किसी चीज को फेंक रहे हैं वो सीधे निकल जाए, इसका मतलब वहां रास्ते में कोई उसके लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, सीधी खालिस्तान है. तो इसका मतलब उस गोल्ड फॉइल के अंदर भी बहुत सा स्थान क्या था, खाली था, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए. ध्यान दें, जो अल्फा पार्टिकल है इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. मतलब एटम प्रोटॉन पे होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस पे होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब ये प्रोटॉन से भारी है पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन से क्या है, भारी है, तो हैवी पार्टिकल नहीं. अब ये सीधे जा रहे रास्ते में कुछ नहीं आ रहा. He observed that some particles deflected to some angle, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई. एक फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल क्या हुए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए. अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अपने रास्ते से भटक रहा है, तो कैसे भटकेगा, जब उसको रास्ते में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक से गुजरा है, और पॉजिटिव के बीच रिपल्सन हुई, तो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया. 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से कोई एक कम बैक, वापिस आ गया उसी रास्ते पर जिस रास्ते से अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, जैसे जा रहे थे ऐसे सीधा वापिस इस रास्ते पर आ गया. 20,000 में से कोई एक आया, मतलब अल्फा पार्टिकल एक भारी पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये टकरा के वापिस आ रहा है, तो इसका मतलब रास्ते में इसको इससे भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिला है, तभी उसे टकरा के ये वापिस आया है. लेकिन 20,000 में से कोई एक पार्टिकल आ रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम, वेरी स्मॉल रीजन में है. तो रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन किए कि भाई एटम के अंदर बहुत सा स्पेस खाली पड़ा है, उसके अंदर कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कहीं इसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम क्षेत्र में है, वेरी स्मॉल रीजन में है. ये ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने.
और इसके आधार पर उसने अपना मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, उसका एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन, ये पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। उसने अपना मॉडल दिया, क्या मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, कि भाई एटम के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स, एक न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन द सेंटर of the atom a positive charge sphere, मतलब एटम के सेंटर में वेरी स्मॉल साइज पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल साइज positive charge very small size positive charge nucleus is present in the center of atom, कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटे साइज का जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। होल ऑफ द मास, पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का जितना मास है वो सारा न्यूक्लियस में है, ये बता रदरफोर्ड ने। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज सारा इसके अंदर है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है ये सारा स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, in which electron revolve, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, बटे हुए। उसने बताया ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ क्षेत्र में खाली जगह। ये मॉडल दिया रदरफोर्ड ने एटम का इस प्रकार। देखो उस समय ध्यान दें कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल 1911 में दिया है और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई है। एक्चुअल में उसने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन आजकल ये लिख देते हैं द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये तो बाद, अब मॉडर्न है ना, अब क्योंकि इसकी खोज होने के बाद पता चला है। तो रदरफोर्ड तक तो न्यूट्रॉन का पता ही नहीं था। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। यहां तक कर लेना, समझ लेना। धन्यवाद।